नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब कुशल मज़े में। हमारी जो वीडियो क्लास चल रही है उस वीडियो क्लास में आप लोगों का कोई भी कमेंट मुझे दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब या तो मैं ये समझूं कि आपको सब कुछ सही ढंग से समझ में आ रहा है, और या फिर मैं ये समझूं कि इतिहास को एक नीरस विषय के रूप में लेकर के आप लोग जो है मोटिवेट नहीं हो रहे हैं या उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं ना। खैर, जो भी है, बिना कमेंट्स के मुझे भी पता नहीं चल पाता है कि आप इसमें रुचि ले रहे हैं या नहीं, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना कुछ है आपके लिए वो सब कुछ प्रोवाइड करवाता रहूं, और वही मैं कर भी रहा हूं। यानी अपने सिलेबस को लेकर के फर्स्ट पेपर का जो पार्ट है, यानी अपना जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, डिवाइडेड है। पेपर फर्स्ट मुगलकालीन साहित्य के मुगलकालीन इतिहास के विषय में है, और सेकंड पेपर जो हमारा है वो सेकंड पेपर है हमारा भारतीय संस्कृति के मूल आधारों के विषय में। यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है उस भारतीय संस्कृति के मूल आधार क्या है, यानी उस संस्कृति में वो चीज़ें आई कहाँ से, उसके विषय में है। तो फर्स्ट पेपर, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि लगभग कंप्लीट सा हो चुका है। इसमें कुछ 1-2 बिंदु रह गए हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। पीडीएफ भी मैंने आपको सेंड कर दी है। तो पिछली एक क्लास में हमने मुगलकालीन साहित्य के विषय में चर्चा कर ली थी कि मुगलकालीन जो साहित्य हैं वे कौन कौन से हैं, मुगल काल में जो लिखे गए साहित्य हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। इन बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली थी। और आज जिस विषय को हमने मुगलकालीन साहित्य से लिया है वो विषय या वो बिंदु है हमारा मुगलकालीन स्थापत्य कला। तो जिस तरह से गुप्त काल में समुद्रगुप्त के काल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक उसी तरह से मुगलकालीन स्थापत्य कला में भी जो मुगलकालीन समय है या जो मुगल काल है उसको भवन निर्माण कला का क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। यानी सीधा सीधा प्रश्न बनता है 1-2 नंबर का कि भवन निर्माण कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो मुगल काल को कहते हैं। यानी मुगल काल को स्वर्ण युग कहा जाता है किसका? भवन निर्माण कला का। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कि आप जितनी भी प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध इमारतें देखते हैं उनमें अगर आप मोस्टली देखेंगे, अगर आप विशेषकर देखेंगे तो वो मुगल काल से ही संबंधित है। जैसे कि अगर हम आगरा के किले की सबसे पहले बात कर ले जो विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है, तो वो भी मुगल काल में ही उसका निर्माण किया गया। इसी तरह से अगर हम लाल किले की बात कर ले तो वो भी मुगल काल में ही निर्मित किया गया। इसी तरह से आगरा का जो किला है वो भी मुगल काल में निर्मित किया गया। फतेहपुर सीकरी अगर है तो वो भी मुगल काल में ही निर्मित किया गया। इसी तरह से अगर हम बात करें बुलंद दरवाज़ा, तो वो बुलंद दरवाज़ा भी मुगल काल में ही निर्मित किया गया। यानी कुल मिलाकर के अद्वितीय जो इमारतें हैं या बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनकी चर्चा विश्व प्रसिद्ध है, जिनके विषय में पूरा विश्व जानता है, जो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुगल काल से पहले कोई रचनाएं नहीं हुई है, ऐसी कोई इमारतें नहीं बनी। अशोक ने कई स्तंभ ऐसे बनवाए हैं जिनकी चर्चा हम आज भी जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। सांची का स्तूप है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। ठीक इसी तरह से हम्पी का रथ है, ये भी विश्व प्रसिद्ध है। हमारे नोटों पर भी वर्तमान में जो हमारे नोट चल रहे हैं जिनमें 2000 के नोट पर पीछे की तरफ मंगलयान का चित्र है, 500 के नोट पर लाल किले का चित्र है, 50 रुपये के नोट पर हम्पी के रथ का चित्र है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मुगल काल में ही निर्माण अधिक हुए हों, इनसे पहले भी निर्माण अधिक हुए हैं, लेकिन ये चर्चित इमारतें जो हैं वो इसी काल में निर्मित हुई, इसीलिए भवन निर्माण कला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? मुगल काल को। तो इस मुगल काल में जितनी इमारतों का निर्माण हुआ उन निर्माणों में अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो बात है बाबर के भवन की। बाबर जो कि मुगल काल का या मुगल वंश का संस्थापक भी था। तो बाबर जो है वो मुगल वंश का संस्थापक था, इसीलिए हम सबसे पहले बाबर को पढ़ रहे हैं। और बाबर के भवन के विषय में अगर हम चर्चा करें तो बाबर जो है वो स्थापत्य कला से विशेष प्रेम रखने वाला एक शासक था, और
इस विषय में वो एक पारखी भी था। पारखी का मतलब जिसको इस चीज़ की परख हो कि वो जो निर्मित करने वाला है या वो जो निर्मित करवाएगा वो कितना पसंद किया जाएगा, उसमें खासियत क्या क्या हो सकती है, ये चीज़ें बाबर को पहले से पता थी। तो उसने जो जो निर्माण करवाए उनमें हम आगरा को देख सकते हैं, सीकरी को देख सकते हैं, बयाना को देख सकते हैं जहाँ पर भवन निर्माण किया गया। पानीपत में उसने काबुली बाग मस्जिद बनवाई और संभल में उसने जामा मस्जिद बनवाई। ये दो प्रमुख इमारतें उसके द्वारा निर्मित करवाई गई। और आगरा, सीकरी और बयाना जो है, इन 3 स्थानों पर भी उसने भवन निर्माण करवाए। बाबर की जो जीवन गाथा है तुजु के बाबरी, उसमें उसने कहा है कि आगरा जो है, तो आगरा के मेरे खुद के महलों में 680 संगतरास 680 संगतरास प्रतिदिन जो है काम करते हैं और 1496 1496 जो हैं कि ये कारीगर काम करते हैं। यानी तुजु के बाबरी में या बाबरनामा जो है उसमें बाबर ने स्वयं ने ऐसा कहा है कि उसके जो कारखाने हैं, कारखाने का मतलब उसके जो महल हैं, उन महलों में प्रतिदिन इतने कारीगर और इतने संगतराज जो हैं, संगतराज का मतलब जो एक तरह से उसको तराशते हैं, पत्थर को, इमारत को जो तराशते हैं उसको संगतराज कहा गया है। तो ये इतने लोग उसके प्रतिदिन काम करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाबर जो है उसने या उसकी कितनी रुचि रही होगी, इसीलिए उसने इतने सारे कर्मचारियों को अपने यहाँ रखे हुआ था। फिर बात अगर हम करें हुमायूं की, तो जैसे कि हमें पता है कि हुमायूं को जीवन जो है वो गिरते पड़ते ही व्यतीत हो गया, ठोकरें खाते खाते ही व्यतीत हो गया। उसको कभी एक जगह रुक करके शासन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसको कभी इस विषय में ज़्यादा चिंतन करने का समय प्राप्त नहीं हुआ। बस यही कारण था कि उसके समय की ज़्यादा इमारतें भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो हुमायूं जो है उसका जीवन जो है वो पूरे जीवन भर या उसका जीवन जो है वो संघर्षपूर्ण रहा, ऐसा हम देखते हैं। तो उसने जो है वो दिल्ली में एक तो दीने पाह नाम का महल बनवाया और आगरा और फतेहाबाद में मस्जिदें बनवाई, जिसको हम ईरानी शैली में निर्मित मानते हैं। यानी ईरान से आई हुई जो एक शैली थी, ईरान देश से आई हुई जो एक तरीका था मस्जिद निर्माण करवाने का, भवन निर्माण करवाने का, उस शैली में उसने 2 मस्जिदें बनवाई है। कहाँ कहाँ? आगरा और फतेहाबाद में। और बाकी उसने एक महल बनवाया जिसका नाम क्या है? दीवाने पाह। तो कुल मिलाकर के हुमायूं का जीवन कुछ विशेष रुचिकर नहीं रहा। गिरते पड़ते उसका जीवन पूरा हुआ, गिरते पड़ते ही या ठोकरें खाते हुए उसका अंत भी हो गया, ऐसा हमने पहले पढ़ा भी है। तो कुल मिलाकर के हुमायूं के जीवन में ऐसा कुछ विशेष नहीं था जिसकी वजह से हम उसको याद करें, या ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से हम यहाँ उसका उल्लेख विस्तृत रूप में कर पाते। अब आगे हम बात करते हैं अकबर के महलों की। अब अकबर को विशेष रूप से इसमें देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकबर के समय पर जो एक कला विकसित की गई उसको हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला कहते हैं। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का मतलब कि उसके समय में जिन भवनों का, जिन इमारतों का निर्माण करवाया गया, उन भवनों में या उन इमारतों में मुग़ल शैली भी थी और उन भवनों में हिंदू शैली भी थी। यानी इन दोनों का मिला जुला स्वरूप, उन दोनों का मिला जुला जो रूप है, जो तरीका है भवन निर्माण करने का, इमारत बनाने का, वो हमें इनमें देखने को मिलता है। तो हिंद यूनानी इसको हम कह सकते हैं, जिसका जिक्र हम इसमें अभी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अकबर के समय में जो एक स्थापत्य कला विकसित हुई उसको हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला कहते हैं। यानी इसमें ईरान और भारतीय शैली जो है उन दोनों का सम्मिश्रण था। उसके समय में जितनी इमारतों का निर्माण करवाया गया उसमें भारतीय और ईरानी ये दोनों शैलियाँ सम्मिश्रित थी, सम्मिलित थी, जिनको मिला करके उसके समय में भवन निर्माण किया गया था। तो भारतीय शैली और ईरानी शैली का सम्मिश्रण इसके समय में हुआ। इसने जिन इमारतों का निर्माण करवाया उनमें क्या क्या है? एक तो हुमायूं का मकबरा है और हुमायूं के मकबरे के साथ साथ आगरे के किले में भी उसने कुछ इमारतें बनवाई, जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास और जहांगीर महल जो है वो प्रसिद्ध है। यानी इन 3 इमारतों का निर्माण
उसने आगरे के महल में या आगरे के किले में करवाया, और इसी में से एक था अकबरी महल। यानी ये 4 प्रसिद्ध इमारतें इसकी है। एक तो हुमायूं का मकबरा जो उसने अपने पिता के सुपुर्द किया, पिता के नाम पर करवाया। एक दीवान आम और दीवान खास आगरे के किले में। दीवान आम जिसमें आम जनता की सुनवाई करता था स्वयं अकबर, दीवान खास जिसमें अपने मंत्रियों वगैरह से सलाह मशवरा करता था अकबर। तो ये 2 इमारतें भी आगरे के किले में उसने बनवाई, और साथ ही साथ जहांगीर महल और अकबरी महल भी अकबर के द्वारा ही निर्मित करवाए गए हैं। फिर अकबर की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, अकबर ने जो सबसे प्रसिद्ध एक इमारत बनवाई, वो है फतेहपुर सीकरी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, सबसे ज़्यादा चर्चा में भी रहती है। और ऐसा उल्लेख मिलता है इतिहास में कि 1569 से लेकर के 1584 तक, 1569 से लेकर के 1584 तक ये शाही राजधानी भी रहा था। क्या? फतेहपुर सीकरी जो है वो शाही राजधानी भी रहा था। कब? अकबर के काल में। तो अकबर का उल्लेख भी हमने किया कि अकबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई। अब इनके अलावा कुछ इमारतें और हैं जिनका निर्माण भी स्वयं अकबर ने ही करवाया था, जिनमें बुलंद दरवाज़ा है, जामा मस्जिद है, पंच महल है, जोधाबाई का महल है, बीरबल का महल है। ये 2 खास व्यक्ति हैं अकबर के लिए, जोधाबाई स्वयं उनकी पत्नी और बीरबल उनका एक सलाहकार मान सकते हैं आप जिसको। तुर्की सुल्तान का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के विषय में कहा जाता है कि अकबर जो है वो सलीम के जन्म होने पर या सलीम का जन्म होने के लिए ये अजमेर आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने, और उसी के जन्म के फलस्वरूप उसने क्या करवाया, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया। तो कुल मिलाकर के अकबर ने ये इमारतें और बनवाई जिनमें बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, पंचमहल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, तुर्की सुल्तान का महल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह महत्वपूर्ण है। और सबसे प्रमुख 40 स्तंभों का महल जो उसने कहाँ निर्मित करवाया, इलाहाबाद में निर्मित जिसको उसने करवाया है। ये एक विशाल दुर्ग है, इसको हम दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 40 स्तंभों का जो महल है उसको निर्मित करवाया किसने, अकबर ने, और इसका निर्माण उसने एक दुर्ग की शैली में करवाया। दुर्ग के रूप में हम उसको मानते हैं, दुर्ग के उसमें स्वरूप में हम उसको देखते हैं। इसके बाद जहांगीर के भवनों की अगर बात करें तो जहांगीर के समय में 2 भवन बने, यानी जहांगीर ने 2 भवनों का निर्माण करवाया। और उसके अलावा आगरा में उसने क्या करवाया, एतमादुद्दौला, किसका, एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया, जो बनवाया किसके द्वारा गया था, नूरजहाँ के द्वारा। कहाँ पर? आगरा में। यानी नूरजहाँ जुंटा जो हमने पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि एतमादुद्दौला भी एक प्रमुख व्यक्ति है, एक प्रमुख शख्सियत है। तो इसका निर्माण नूरजहाँ ने, एतमादुद्दौला जो है वो एक मकबरा है और उस मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया। और ये जो है सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। कहाँ पर? संगमरमर से निर्मित है। कहाँ मरमर से कहाँ पर निर्मित है या कहाँ पर इसको बनवाया गया है? इसका निर्माण करवाया गया है आगरा में। यानी अपनी पिता की स्मृति में नूरजहाँ ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया सफ़ेद संगमरमर के द्वारा, और बनवाया कहाँ? आगरा में। इसके बाद हम बात करते हैं मुग़ल कालीन सबसे प्रसिद्ध शहनशाह की, जो भवन निर्माता था, महान भवन निर्माता था, ऐसा हम कह सकते हैं कि मुग़ल काल का वास्तविक अगर स्वर्ण युग माने हम स्थापत्य कला का, मुग़ल काल में अगर वास्तुकला का अगर वास्तविक स्वर्ण युग माने, वास्तुकला का अगर वास्तविक स्वर्ण युग हम माने तो वो किसको मानेंगे? शाहजहाँ के समय काल को। यानी शाहजहाँ के समय में इतनी इमारतें निर्मित करवाई गई और इतनी प्रसिद्ध इमारतें निर्मित करवाई गई जिनकी वजह से शाहजहाँ के समय को मुग़ल काल का वास्तविक या मुग़ल कालीन वास्तुकला का वास्तविक स्वर्ण युग हम कह सकते हैं। तो वास्तुकला का स्वर्ण युग किसको कहेंगे? मुग़ल कालीन शाहजहाँ के समय को। इसने क्या निर्मित करवाया? एक तो विश्व प्रसिद्ध जो 7 आश्चर्य हैं, उन 7 आश्चर्यों में पहला आश्चर्य कौन सा? ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। अपनी बेगम मुमताज़ महल के
स्मरण में मुमताज़ महल की याद में उसने निर्मित करवाया। इसके पश्चिम में क्या बहती है? यमुना नदी बहती है। और ऐसा कहते हैं कि प्रति वर्ष, यानी इसमें जो नीचे दो कब्र बनी हुई है, ताजमहल के नीचे तय खाने में जो दो कब्र बनी हुई है, वो एक स्वयं शाहजहाँ की और दूसरी मुमताज़ महल की है। और ऐसा कहते हैं कि कुदरत भी इस पर पानी बहाती है, यानी अपने आंसू बहाती है, ऐसा कहा जाता है। वास्तविकता क्या है ये हमें भी नहीं पता। तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे आगरा के किले में कहीं भी छेद नहीं है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, पूरे ताजमहल में कहीं भी छेद नहीं है, लेकिन कुदरत इन पर साल में एक बार अपना पानी ज़रूर बरसाती है, ऐसी कहावत है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि विश्व का प्रसिद्ध जो ताजमहल है वो कहाँ निर्मित है? आगरा में। जो बनवाया किसके लिए गया? मुमताज़ महल के लिए। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। और इसके विषय में बताते हैं कि 20,000 व्यक्तियों ने इसका निर्माण किया, इसके निर्माण में योगदान दिया। 22 वर्ष कम से कम इसको लगे बनाने में, और 3 करोड़ रुपए उस ज़माने में शाहजहाँ ने खर्च किए ताजमहल को बनाने में। साथ ही साथ आगरा का किला शाहजहाँ ने बनवाया। मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज और शाहजहानाबाद, ये निर्माण भी स्वयं शाहजहाँ के द्वारा करवाए गए थे। इनके साथ दिल्ली का जो लाल किला है वो भी, और दिल्ली की जामा मस्जिद है वो भी, ये 2 इमारतें भी शाहजहाँ ने ही बनवाई, यानी शाहजहाँ के द्वारा ही इनका निर्माण करवाया गया। और राज सिंहासन जो बहुत प्रसिद्ध है, तख्ते ताउस एक राज सिंहासन है जो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? स्वयं शाहजहाँ के द्वारा ही निर्मित करवाया गया था, जिसको बनाने में 7 वर्ष और 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यानी शाहजहाँ ने 2 प्रसिद्ध चीज़ें बनवाई, एक तो ताजमहल जो विश्व प्रसिद्ध है, और दूसरा राज सिंहासन तख्ते ताउस, जिसको बनाने में इसने 3 करोड़ रुपए खर्च किए ताजमहल को बनवाने में, और 1 करोड़ रुपया खर्च किया राज सिंहासन को बनवाने में। तो कुल मिलाकर के वास्तुकला का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं शाहजहाँ के काल को, ये हमने देख लिया कि वास्तव में जो शाहजहाँ का काल है उसको स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध इमारतें दी जिनका जिक्र आज भी होता है, जिनको देखने आज भी 7 समंदर पार से भी सैलानी आते हैं, देश के ही नहीं विदेश के भी, और विदेश के साथ साथ देश के भी काफ़ी सारे सैलानी जो हैं, पर्यटक जो हैं, वो इन इमारतों का दीदार करने अवश्य आते हैं। और अंत में जो औरंगजेब है उसके द्वारा निर्मित करवाई गई कुछ इमारतों का जिक्र भी हम कर लेते हैं, जिनमें एक तो लाहौर की बादशाही मस्जिद है, और दिल्ली के किले और बनारस के विश्वनाथ मंदिर में भी उसने मस्जिद निर्मित करवाई। तो कुल मिलाकर के औरंगजेब जो है वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए उसने ज़्यादा इमारतों वगैरह का निर्माण करवाया नहीं, क्योंकि उसके अनुसार इस्लाम में ऐसा जिक्र नहीं है कि इमारतों का निर्माण एक शहंशाह को करवाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के औरंगजेब के समय काल की इतनी कुछ विशेष इमारतें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। खैर जो भी था, औरंगजेब ने अपना शासन पूरे ईमानदारी के साथ, यानी उसने अपने इस्लाम धर्म के अनुसार किया, और वो उस अपनी जगह पर सही था, है ना। तो ये था हमारा मुग़लकालीन स्थापत्य कला का एक पीरियड, एक टाइम, उसके बारे में जिक्र, उसके बारे में बताना कि मुग़लकालीन जो स्थापत्य कला है उस स्थापत्य कला में कौन कौन सी इमारतों का जिक्र आज हमने किया, कौन कौन सी इमारतें जो है वो मुग़ल काल में बनवाई गई, उनके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद है कि इस क्लास में से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप या ऐसे टाइप। ऐसे टाइप अगर ना भी मिले तो इतना तो श्योर है कि शॉर्ट टाइप यानी जो लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक है उनमें आपको इसके बारे में प्रश्न ज़रूर मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी क्लास जो है वो आपकी हेल्प करेगी उस पेपर को सॉल्व करने में, उन प्रश्नों का उत्तर देने में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नई क्लास में एक नए विषय के साथ, नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।